हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 2 का नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। पार्टनरशिप, साझेदारी, जिसका नाम आपने पहले सुना होगा। साझेदारी क्या होती है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय की स्थापना करते हैं, पूंजी लगाते हैं, संचालन करते हैं, प्रबंध करते हैं और जो भी लाभ और हानि हो उसको आपस में निश्चित अनुपात में बांटते हैं। यह है साझेदारी। अब है साझेदारी के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें स्थापना। साझेदारी की जो स्थापना होती है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा शासित होती है, जिसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की जा सकती है और इसमें साझेदारों के मध्य जो है लाभ हानि को बांटने का, व्यवसाय के संचालन के तरीकों को निश्चित किया जाता है और इस बात पर विशिष्ट बल दिया जाता है कि जो भी हम साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं वो वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक का मतलब कानून की दृष्टि से वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए और लाभ कमाना भी इसका उद्देश्य होना चाहिए। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति धार्मिक कार्य के लिए एकजुट हो जाते हैं तो उसको साझेदारी नहीं कहते हैं ना। तो साझेदारी के लिए लाभ कमाना भी आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है देयता। देयता का मतलब होता है दायित्व से, है ना। दायित्व में जैसे एकल व्यापार में दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। वैसे भी फर्म के साझेदारों का दायित्व भी क्या होता है? असीमित होता है। यदि व्यवसाय की संपत्तियां अपर्याप्त है ऋणों को चुकाने के लिए तो साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी पैसा चुकाना पड़ सकता है। ये मैंने आपको एकल व्यापार में बताया था। जब भी कोई देनदारियाँ है अगर उसको चुकाना है तो व्यवसाय की संपत्ति से चुकाना ही पड़ेगा। अगर कुछ बच जाता है तो बाद में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी चुकाना पड़ता है। इस प्रकार से साझेदारी में भी दायित्व क्या होता है? असीमित ही होता है। सभी साझेदारों को अगर चुकाने की बात आती है तो अपनी पर्सनल संपत्ति में से भी चुकाना पड़ सकता है। हाँ, ये इसमें एक ये है, कई बार क्या होता है कोई एक साझेदार मान लीजिए उस दायित्व को चुका दिया उसने, है ना, तो बाद में क्या करें, वह अन्य साझेदारों से इससे जो भी हिस्सा बनता है उसकी राशि वो वसूल उनसे कर सकता है, बात कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है जोखिम वहन करना। व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाते हैं। सभी साझेदार जोखिम को वहन करते हैं, सभी पैसा लगाते हैं, जोखिम वहन करते हैं। लाभ होता है तो आपस में बांटते हैं और हानि होती तो भी उसी अनुपात में उनको आपस में बांटनी पड़ती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है निर्णय लेना एवं नियंत्रण। साझेदार आपस में मिलकर दिन प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में निर्णय लेने और नियंत्रण करने के लिए भी उत्तरदायित्व को निभाते हैं। निर्णय उनको आपसी सहमति से लिए जाते हैं। अतः यह साझेदार फर्म के कार्यों के प्रबंधन में उन सभी का योगदान रहता है। यानी जो भी सभी का फर्म के कार्यों में योगदान रहेगा तो क्या होगा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे ना वो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतरता। साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है, यानी निरंतर नहीं चलता। कारण क्या है? जैसे कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए तो ऐसी स्थिति में साझेदारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और बाकी जो साझेदार बचते हैं ना उनको नई साझेदारी वापस बनानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट सदस्यता। किसी साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है और अधिकतम कितने हो सकते हैं इसके बारे में क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 की 464 के अनुसार किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या जो है अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है। इसके बाद में ये कंपनी विविध अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में किसी साझेदारी संगठन में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। यानी कि लास्ट में जो 14 का नियम आया ना उसके हिसाब से एक साझेदारी फर्म में कितने 50 सदस्य हो सकते हैं। एजेंसी संबंध। साझेदारी की परिभाषा भी इस बात को रेखांकित करती है कि व्यवसाय को सभी साझेदार मिलकर या सभी की ओर से एक साझेदार चला सकता है। इसका मतलब क्या है, साझेदारी फर्म का जो संचालन करते हैं ना, चलाते हैं ना उनको, तो उसमें क्या सभी साझेदार भी चला सकते हैं और उन सब साझेदारों की सहमति से कोई एक साझेदार भी चला सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म में एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। अब एजेंट का मतलब जानते हैं? एजेंट जो दूसरे के लिए कार्य करता है वो एजेंट के रूप में करता है ना। किसी प्रधान या किसी निर्माता या मालिक के लिए जब काम करता है ना कोई व्यक्ति उसकी ओर से, तो वो एजेंट के रूप में करता है। और इसमें साझेदारी में क्या होता है कि अगर आप खुद कार्य कर रहे हैं तो आप दूसरे साझेदारों के एजेंट के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि उससे दूसरे साझेदार भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और दूसरे साझेदार जो कार्य कर रहे हैं उसके
उस रूप में आप क्या होते हो, प्रधान के रूप में होते हैं, है ना, मालिक के रूप में होते हैं, एक तरह से स्वामी के रूप में होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म में स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। इसका मतलब मैंने आपको समझ में आया होगा। यानी आप खुद कार्य करते हैं तो दूसरे साझेदारों के लिए एजेंट के रूप में हो गए, और दूसरे साझेदार आपके लिए कर रहे हैं तो उस रूप में आप मालिक के रूप में हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म में स्वामी और एजेंट दोनों होता है। अब देखिए साझेदारी के गुण। सबसे पहला है स्थापना और समापन सरल। एक साझेदारी फर्म को जो है संभावित साझेदारों के बीच में समझौते के आधार पर सरलता से इसको बना सकते हैं और सभी साझेदार इसको चलाते हैं, जोखिम बांटते हैं। लेकिन एक बात यह है कि इसमें फर्म का पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। यानी आपकी इच्छा हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नहीं तो नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। और इसे बंद करना भी क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, तो क्या स्थापना करना और इसका समापन करना सरल होता है। दूसरा पॉइंट है संतुलित निर्णय। साझेदार अपनी अपनी विशिष्टता के आधार पर अलग अलग कार्य को देख सकते हैं। यानी कोई साझेदार क्रय का काम करता है, कोई विक्रय का करता है, कोई वो दूसरा बार का काम करता है। यानी कहने का मतलब हर साझेदार अलग अलग तरह के कार्य इसमें कर सकता है। तो एक व्यक्ति को विभिन्न कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इससे क्या होता है, निर्णय लेने में गलतियां कम होती है। आप किसी एक काम को देखोगे तो आप उसमें गलतियां भी कम करोगे। बहुत सारे काम एक साथ अगर एक व्यक्ति देखेगा तो गलतियों की संभावना भी रहती है। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग जो है निर्णय लेते हैं, तो इससे क्या होता है, निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। अधिक कोष। साझेदार में पूंजी कई साझेदारों द्वारा लगाई जाती है, तो एकल स्वामित्व की तुलना में इसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यावसायिक कार्य भी हम कर सकते हैं। जोखिम को बांटना। इसमें क्या होता है, साझेदारी जो है चला, जोखिम तो खैर है ही है, व्यवसाय कोई भी उस समय जोखिम होती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी जोखिम है, अगर नुकसान हो गया तो इसका बोझ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, सभी साझेदार मिलकर उस नुकसान को जो है वहन कर सकते हैं। इस प्रकार से साझेदारी में जोखिम को आपस में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, साझेदारी में जो है वो तनाव वगैरह जो है थोड़ा कम हो जाता है कि उसको पता है अगर कोई नुकसान हो गया तो मुझे अकेले को वहन नहीं करना है। गोपनीयता। एक साझेदारी फर्म जो है अपने खातों को प्रकाशित करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इससे क्या होती है, गोपनीयता बनती है कि उसके जो अकाउंट्स होते हैं ना वो उसी को पता रहता है। सार्वजनिक रूप से उसको प्रकाशित करना आवश्यक नहीं होता है। ये गुण का टॉपिक आपके समाप्त हो गया। अब है सीमाएं। सबसे पहली सीमाओं में असीमित दायित्व। असीमित दायित्व सबसे बड़ी सीमा है इसकी। क्यों है कि अगर देनदारी को चुकाना है और व्यवसाय की संपत्ति अगर पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों को अपनी पर्सनल संपत्ति को बेचकर भी पैसा चुकाना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा दोष है इसका, असीमित दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीमित साधन। देखिए, एकल व्यापार की तुलना में तो इसके साधन ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कंपनी की तुलना में अगर साधन की बात करें तो साझेदारी में साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है ना, कंपनी से अगर तुलना करें, अगर मैं बहुत बड़ी व्यावसायिक फर्म खोलनी है तो क्या होगा, बहुत पैसा चाहिए, है ना, तो उस अगर पैसा चाहिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसमें इतना पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया सकता क्योंकि साझेदारी की संख्या भी क्या होती है, इसमें सीमित ही होती है। तो कंपनी में जो क्या होते हैं, वित्त प्राप्त करने के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं, साझेदारी फर्म में इतने नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है परस्पर विरोध की संभावना। साझेदारी फर्म का संचालन जो है व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा दिया जाता है और निर्णय लेने का अधिकार भी कई लोगों के बीच में होता है। तो आप सब आपस में क्या होते हैं, मतभेद भी हो जाते हैं इनके, कई बार विवाद इतने पैदा हो जाते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है कि परस्पर विरोध की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। अच्छा, किसी ने अगर कोई गलत निर्णय ले लिया एक साझेदार ने, तो उसका भुगतान दूसरे साझेदारों को भी करना पड़ता है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपस में इनमें मतभेद ज़्यादा होते हैं, अगर कोई साझेदार फर्म छोड़ना चाहे तो साझेदारी को भी क्या करना पड़ता है, इसमें समाप्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एक साझेदार छोड़ रहा है तो साझेदारी चलती रहेगी। एक बार तो साझेदारी फर्म को समाप्त करना होगा, बाद में नई साझेदारी बनानी होगी। निरंतरता की कमी। किसी भी एक साझेदार की मृत्यु होने पर, अवकाश ग्रहण करने पर, दिवालिया होने पर, पागल होने पर क्या हो जाता है, साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसे सभी साझेदारों की सहमति से समाप्त किया जा सकता है और इसलिए इसमें स्थायित्व और निरंतरता नहीं होती। बाद में भले दूसरी नई साझेदारी बना सकते हैं, लेकिन एक बार तो साझेदारी को समाप्त करना ही पड़ता है। जनसाधारण के विश्वास की कमी।
साझेदारी फर्म क्या होती है, अपने जो वित्तीय सूचना है ना, अपने अकाउंट्स वगैरह जो है ना, वो आम जनता में प्रकाशित नहीं करती है। तो कई बार जनता का या जनसाधारण का विश्वास जो थोड़ा कम रहता है इसमें, उनको पता नहीं होता है कि किस फर्म की स्थिति कैसी है, तो जनता का विश्वास थोड़ा कम रहता है। ये आपके सीमाओं के पॉइंट समाप्त हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है साझेदारों के प्रकार के, साझेदार कितने प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सक्रिय साझेदार। एक सक्रिय साझेदार वह है जो पूंजी लगाता है, लेनदारों के प्रति उसका दायित्व असीमित होता है। वह साझेदार अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी जो भी व्यवसाय का संचालन किया जाता है उसमें सक्रिय रूप से वो भाग लेता है, इसलिए इसको कहते हैं सक्रिय साझेदार। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार। ये वह साझेदार होता है जो जो व्यवसाय के अंदर दिन प्रतिदिन के कार्य में भाग नहीं लेता है ना। इसको निष्क्रिय साझेदार इसलिए कहते हैं, वो पूंजी तो लगाता है, लाभ हानि भी बांटता है, दायित्व भी उसका ऐसे भी तो है, लेकिन एक बात उसमें नहीं होती है, वो क्या है, दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उसमें वो भाग नहीं लेता है। तीसरा है गुप्त साझेदार। ये वह साझेदार होता है जिसके फर्म से संबंध को साधारण जनता नहीं जानती, ठीक है ना, कि इस फर्म में ये साझेदार है, गुप्त रखता अपना नाम। इस विशिष्टता को छोड़ के बाकी सभी मामलों में वे अन्य साझेदारों की भांति जो है समान होता है, और पूंजी भी लगाता है, प्रबंध भी में भाग भी लेता है, लाभ हानि भी बांटता है, लेनदारों के प्रति दायित्व भी होता है, बाकी सारी चीज़ें उसमें होती है, केवल अपना नाम वो उसमें गुप्त रखता है, इसलिए इसको साझेदार कहते हैं। अगला है नाम मात्र का साझेदार। ये वह साझेदार होता है जिसके नाम का प्रयोग फर्म करती है, लेकिन वह न तो पूंजी लगाता है, न प्रबंध में भाग लेता है, न ही लाभ हानि में भागीदार होता है ना। और अन्य साझेदारों के समान फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए वो जरूर तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व होगा, क्योंकि तीसरा पक्ष तो यही मानता है कि साझेदार है, भले ही वो नाम मात्र का हो, है ना वो, लेकिन थर्ड पर्सन के प्रति उसका दायित्व जरूर बनेगा। बाकी वो नाम मात्र का साझेदार होता है, यानी अपने नाम का प्रयोग वह साझेदारी फर्म में करने देता है। कई बार क्या होता है, कई व्यक्तियों के नाम से इतना नाम इतनी प्रतिष्ठा होती है कि उसके नाम से व्यवसाय चलता है ना, तो अपने नाम का प्रयोग उसमें करने देता है, इसलिए नाम मात्र का साझेदार कहता है। अगला विबंधन साझेदार। कोई व्यक्ति विबंधन साझेदार तब माना जाता है जब वह अपनी पहल, आचरण, व्यवहार से दूसरों को ये आभास कराता है कि वह फर्म में साझेदार है, ठीक है ना, है नहीं वो साझेदार, लेकिन दूसरों को ऐसा महसूस कराता है कि वो फर्म में साझेदार है। ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि अन्य पक्षकार उसे क्या मानते हैं, साझेदार मानते हैं। भले ही वो पूंजी भी नहीं लगाता है, न प्रबंध में भाग लेता है, लेकिन क्या है, थर्ड पर्सन की ऐसा सोचते हैं कि वो फर्म में साझेदार है। वो क्यों सोचते हैं, क्योंकि उसका आचरण, व्यवहार ऐसा लगता है कि वो पार्टनर हो। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए। सीमा की एक मित्र है रानी, जो कि एक सॉफ्टवेयर फर्म में सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है, ठीक है। रानी सीमा के साथ मोहन सॉफ्टवेयर में व्यवसाय के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के लिए जाती है तथा एक सौदे को तय करने की कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लेती है। ऐसा आभास दिलाती है कि मानो वो सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में एक साझेदार हो। यदि इसी बातचीत के आधार पर सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को उधार की सुविधा दी जाती है, तो रानी भी देनदारी के भुगतान के लिए ठीक उसी प्रकार से उत्तरदायी होगी जैसे कि वे उस फर्म में क्या हो, साझेदार हो। समझ में आया होगा। वो साझेदार तो नहीं है, लेकिन वो थर्ड पर्सन या तीसरी जगह जब वहाँ बैठक में भाग लेने जाती है, तो वहाँ पर वो ऐसा एहसास दिलाती है कि जैसे फर्म में क्या है, वो साझेदार है, और ये मानकर कोई कांटेक्ट कर लिया जाता है। तो बाद में अगर भुगतान की बात आएगी तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसने ऐसा आचरण या ऐसा व्यवहार या ऐसा प्रदर्शन किया था कि जैसे कि वो साझेदार हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधि साझेदार। यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है, जानबूझकर, अथवा अपने आप को इसका प्रतिनिधि मानने देता है, नहीं लेकिन मानने देता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऋण के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधित्व के कारण दिए गए यदि वे वास्तव में साझेदार नहीं है, इस उत्तरदायी से मुक्त होना चाहता है, तो उसे तुरंत नकारना होगा तथा अपनी स्थिति को स्पष्ट करके बताना होगा कि वो साझेदार नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इस आधार पर जो है वह किसी न किसी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये साझेदार जो होता है ना, प्रतिनिधि साझेदार, ये वह व्यक्ति है जो अपने आप को क्या करता है,
अपने नाम को क्या करता है, प्रयोग करने देता है जानबूझकर। अगर फिर मान लो कभी दायित्व की बात आ गई तो उस समय फिर उसका दायित्व बन जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन ने क्या करा, उसको पार्टनर माना है। अगर साझेदार नहीं है तो उससे पहले ही स्पष्ट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि मैं इस फर्म में साझेदार नहीं हूँ, ठीक है ना। बाकी बात कर सकता है लेकिन साझेदार नहीं हूँ ये स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो साझेदार माना जाएगा और उसे जो दायित्व के लिए वो भी जो है उत्तरदायी होगा, ठीक है। ये साझेदारों के प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब साझेदारी से संबंधित और भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।